हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एनएमएस का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसका 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक एनएमएस का टेस्ट पेपर लेकर आया दोस्तों, जिसमें से टोटल 180 क्वेश्चन का पूरा सेट बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से टोटल से आपका मेट से आपका 90 क्वेश्चन का रहता है और आपका सेट भी आपका दोस्तों 90 क्वेश्चन का रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग सेट का 90 क्वेश्चन का देखने वाले हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, जिसमें से आपका 70 क्वेश्चन आपका जीएस का पेपर का रहेगा और 20 क्वेश्चन आपका मैथ से रिलेटेड रहेगा। तो दोस्तों आज हम लोग इसी टोटल 90 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि हो सकता है इससे आपका कुछ क्वेश्चन मिल सके या तो इससे नहीं मिलेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एनएमएस के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग मेट को किसी और दिन देखेंगे, हम लोग अभी सेट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों आते हैं आपका सेट का पहला क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेट का आपका क्वेश्चन है, तो इस मेट का क्वेश्चन को किसी और दिन हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अभी हम लोग सेट का क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों आते हैं आपका सेट का पहला क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल कहलाता है। दोस्तों सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाला बल क्या कहलाता है आपका, तो वो कहलाता है दोस्तों प्रणोद। तो हो जाएगा आपका पहले का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्या बोल रहा है कि मानवीय आंख के नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों वो होती है आपका 2.8 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा आपका दूसरा को कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्या बोल रहा है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस रहती है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब जो आप जलाते हैं घर में लाइन वाला बल्ब, उस विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस रहती है। ठीक है, तो तीसरा को कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, सही आंसर। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्या बोला कि एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, तो इसकी समय अवधि क्या होगी। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला के साथ अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर मिलेगा 0.25 सेकेंड। जैसे कि आप यहाँ पे 5 से भागा दीजिएगा 20 को, तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर दोस्तों 20 से भागा दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 20 को अगर 5 से भागा देंगे तो कितना जाएगा, यहाँ पे तो कटेगा नहीं, लेकिन 5 एकम 5 और 5 के 20, तो कितना गया 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। ठीक है, तो ये इसका होता है फॉर्मूला। तो दोस्तों चौथा का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, 0.25 सेकेंड। तो अब आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। क्या बोला कि सूर्य से निकले प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों 8 मिनट और 20 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड होता है आपका। ठीक है, तो 5वां का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य से निकले प्रकाश को पृथ्वी को आने में कितना सेकेंड लगता है, तो वो लगता है 500 सेकेंड। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोला कि मनुष्य की आंखों के लिए सबसे अच्छा प्रकाश किस रंग का होता है। तो वो होता है दोस्तों हरा रंग का। छठा का कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। साधारण मनुष्य के लिए सुनाई पड़ने वाली ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों वो होता है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। तो चलो दोस्तों ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा जगह। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका पहला 20 हर्ट्ज से लेकर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20,000 हर्ट्ज। यहाँ पे दोस्तों के का मतलब होता है 1000, तो यहाँ 20 हो गया, तो 20 गुने 1000 तो 20,000 हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 7वां का सही आंसर। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोला कि हमारी मंदाकिनी की आकृति कैसी है। तो दोस्तों वो सर्पिल आकार की है। ठीक है, सर्पिल आकार की हमारी क्या है, मंदाकिनी की आकृति है। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को, जो हमारा विद्युत धारा है उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहा जाता है आपका अमीटर, और इसको ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अमीटर सही हो जाएगा आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोला कि दो क्षण चुंबकों के सजातीय ध्रुवों को जब नजदीक लाने पर किस प्रकार का बल लगता है। जैसे मान के लिए दोस्तों ये हो गया आपका एक चुंबक और ये भी हो गया आपका एक चुंबक। मान के लिए इधर नॉर्थ पोल है और इधर क्या आपका नॉर्थ पोल है। तो जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को एक दूसरे के साथ चुंबक लाएगा तो क्या होगा। तो दोस्तों ये क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को बाहर फेंक देगा, मतलब कि उनके बीच में विकर्षण काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से 10वां का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों क्षणों को
जब अपोजिट साइड के लाइएगा, ठीक है, एक नॉर्थ पोल और एक क्या लाइएगा, साउथ पोल, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन दूसरा क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि दो क्षण चुंबकों के सजातीय ध्रुवों को नजदीक लाने पर किस प्रकार का बल लगता है। तो आकर्षण बल भी लगता है और विकर्षण बल भी लगता है। तो इस तरह से 10वां का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, जब दो अलग अलग लगाइएगा तो होगा क्या, उसके बीच में आकर्षण, और जब एक ही दिशा करेगा तो क्या कहलाएगा, विकर्षण बल। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या बोला कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस तरह के लेंस से निराकरण किया जाता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जिसका निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब कि निकट की वस्तु में दिखाई पड़ती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो उस व्यक्ति को किस तरह का लेंस की जरूरत पड़ती है आंखों को ठीक कराने के लिए, तो वो पड़ती है दोस्तों कौन सा, तो अवतल लेंस। तो हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोला कि किस द्रव का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो दोस्तों वो किरोसिन। ठीक है, तो 12 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, किरोसिन का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला कि निम्न में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है, तो दोस्तों आपका दूध टिंडल इफेक्ट का प्रदर्शन करता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लोहे को संक्षारित होने तथा जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर। ठीक है, कहने का मतलब क्या बोला कि जब लोहे में जंग लगती है तो उस जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, वो क्वेश्चन पूछा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, आपका जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जंग लगने से वो बचाता है। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी धातु उच्च ताप पर भी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं करती है। कहने का मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा धातु हो जिसमें उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है, तो वो कौन है दोस्तों, आपका Ag। ठीक है, सोना। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोला कि सीमेंट के उत्पादन में कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों जो सीमेंट बनता है उस सीमेंट में कौन सा गैस निकलता है, दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 आपका गैस निकलता है। तो 16 का कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या बोला कि सबसे अधिक सक्रिय धातु इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों आपका सोडियम सबसे अधिक सक्रिय धातु है, जो पानी के कॉन्टेक्ट में ही क्या होता है, सोडियम जैसे ही अगर पानी को कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो क्या होगा, सोडियम क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 11 का बी। लेकिन यहाँ पे पोटासियम भी बहुत ज्यादा क्या है, सक्रिय धातु है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब दोनों बोल रहा है, ठीक है, तो इसमें से सबसे अधिक जो सक्रिय धातु वो पोटासियम है। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला कि अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव है, अम्ल वर्षा में कौन कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों जो अम्ल वर्षा होता है उसमें जनरली सल्फ्यूरिक एसिड या फिर बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो 18 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या बोला कि पीतल में क्या रहता है। दोस्तों जो पीतल रहता है वो पीतल में किससे मिलकर बना रहता है, तो दोस्तों पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। दो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही, Cu तथा Zn, मतलब जिंक और कॉपर से आपका क्या मिलता है, पीतल बनता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन 20 क्या बोला कि निम्न में से कौन पेट्रो रसायन है। तो दोस्तों जो आपका पेट्रो रसायन है वो आपका कोक है, कोक है आपका पेट्रो रसायन। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या बोला कि घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे घरेलू ईंधन मतलब कि घर में खाना पकाने के लिए जिस ईंधन का उपयोग किया जाता है उस ईंधन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उस ईंधन को बोला जाता है LPG। ठीक है, तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोला कि एक अधातु जो सबसे कठोर होता है वो क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे हीरा अधातु है, लेकिन ये क्या है, सबसे ज्यादा कठोर होता है। तो 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, या फिर बोल सकते हैं क्लोरोफिल किस में पाया जाता है। तो दोस्तों हरी पत्तियां में, जो पेड़ पौधे की हरी पत्तियां होती है उसमें क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोफिल नामक का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां क्या रहती है, हरी दिखाई पड़ती है। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों जंतु कोशिका में आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जंतु कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति
नहीं होता, लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है। तो 24 का ऑप्शन में कौन सा जगह दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या बोला कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो एक युग्मनज है उसमें केंद्रकों की संख्या मात्र एक होती है, ओनली वन। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, क्या बोला कि मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से कौन करता है। तो दोस्तों हाइड्रा, ठीक है, ऑप्शन में कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा क्या करता है, मुकुलन द्वारा जनन करता है, ठीक है। हाइड्रा का कुछ इमेज इस तरह से रहता है और यहाँ से एक अलग निकल जाएगा, एक इधर से निकल जाएगा, इस तरह का हाइड्रा का चित्र रहता है। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला कि निम्न में से कौन नर जनन हार्मोन है। दोस्तों नर जनन हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन, ये आपका नर जनन क्या है, हार्मोन है। तो 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोला कि निम्न में से कौन गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारण करता है। मतलब क्या है दोस्तों कि कौन सा गुणसूत्र XY या XX या YY, इन तीनों में से कौन सा ऐसा गुणसूत्र है जो नर शिशु को जन्म देता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एक्स और वाई आपका गुणसूत्र मिलकर नर शिशु का जन्म देता है। लेकिन अगर XX रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो कहलाएगा महिला शिशु, ठीक है। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्या बोला कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रोग्राम है वो भारत में शुरू किया गया था 1972-73 के समय में, ठीक है। उसी समय से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर करके प्रोग्राम चलता है जिसमें टाइगरों को संख्या को बचाने का प्रयास किया जाता है। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्या बोला कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक तंतु है। तो दोस्तों आपका ऊन प्राकृतिक तंतु है जो कि भेड़ बकरियों से क्या होता है आपका निकलता है, ठीक है। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्या बोला कि संकटापन स्पीशीज है। संकटापन मतलब कि जिसका अस्तित्व खतरे में, तो दोस्तों वो कौन सा है, तो वो है आपका बाघ, ठीक है। 31 का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, बाघ एक संकटापन स्पीशीज है। मतलब कि ये इसका जीवन पर क्या है, संकट है, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पोलियो किसके कारण होती है। तो दोस्तों जो पोलियो नामक बीमारी है ये आपका वायरस के कारण होती है। वायरस के कारण क्या होता है, आपका पोलियो फैलता है, ठीक है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, क्या बोला कि जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। जो आपका जीवाणु होता है तो उस जीवाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो वो दोस्तों हैजा, ठीक है। तो 33 को कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्या बोला कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था। तो दोस्तों जो सती प्रथा है उस पर रोक लगाया था किसने, तो वो एक अंग्रेज था, लेकिन किसकी मदद से लगाया गया था, तो वो राजा राम मोहन राय। तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राज्य अपहरण नीति किसने अपनाया था। तो दोस्तों डलहौजी के द्वारा आपका राज्य अपहरण नीति अपनाया गया था। तो 35 को हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि टिस्को की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 36 है टिस्को, इसकी स्थापना आपका हुई थी, तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1907 ईस्वी में। दोस्तों यही आपका टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ठीक है, कॉर्पोरेशन जो भी बोल सकते हैं। तो 19 का कौन सॉरी दोस्तों 36 का कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 1907 ईस्वी। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्या बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा नारा दिया गया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा नारा दिया गया था, तो ये दिया गया था दोस्तों आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा, भारत छोड़ो, ठीक है। जो ये नारा था ये किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, क्या बोला कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो दोस्तों भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। 39 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, सॉरी 38 का कौन सा ऑप्शन दोस्तों, 38 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली थी। तो दोस्तों 1765 ईस्वी में। कब, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई थी। तो ये दोस्तों वर्धमान से, कहां से,
वर्धमान। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बंगाल से बोला, एक नील विद्रोह आपका बिहार से भी हुआ था जो चंपारण से हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई थी, तो वह हुआ था वर्धमान, बंगाल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो दोस्तों जो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये टॉमस मुनरो द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, टॉमस मुनरो द्वारा आपका लागू किया गया था। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। भारत में पहली सूत कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो दोस्तों जो भारत में पहली सूत का जो कपड़ा का मिल है वो हुआ था बंबई में स्थापित किया गया था। तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्या बोला कि 1857 की क्रांति को विद्रोह भी कहा जाता है, मतलब कि 1857 की क्रांति को कौन सा विद्रोह कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है आपका सिपाही विद्रोह। तो हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जो 1857 की स्वतंत्रता की क्रांति थी उसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब बता आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला कि विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 44 कि विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। तो दोस्तों वो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया था, विद्रोहियों ने भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। अब आता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्या बोला कि दिल्ली से पहले ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 45 है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो भारत की राजधानी थी, ठीक है, वो ब्रिटिश इंडिया की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ पे थी। तो वो दोस्तों कोलकाता में थी, जो कि कलकत्ता का वर्तमान है। तो 45 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अब आता आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि भूगोल का सेक्शन से, क्या बोला कि निम्न में से कौन एक कोयला उत्पादन नहीं है। जो दोस्तों आपका झारखंड कोयला उत्पादक राज्य है, छत्तीसगढ़ कोयला उत्पादक राज्य है, उड़ीसा भी कोयला उत्पादक राज्य है, लेकिन कश्मीर में ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य नहीं है। तो हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब आता आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्या बोले कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। तो दोस्तों जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो आपका एशिया महादेश में, क्योंकि इसमें आपका भारत आता है और चीन आता है, जो कि दुनिया की दो सबसे बड़े जनसंख्या को रखने वाला देश है। टॉप पर अभी भारत चल रहा है और सेकंड पर कौन है आपका, चीन है। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्या बोले कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों आपका कोयला नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि कोयला क्या आपका जीवाश्म ईंधन है जो कभी भी समाप्त हो सकती है। तो हो जाएगा 48 को ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्या बोले कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका विश्व वन दिवस 21 मार्च को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन 49 क्या हो रहा है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 21 मार्च को। और विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। ठीक है दोस्तों, अगर बोलेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो हो जाएगा 5 जून, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है विश्व वन दिवस, तो हो जाएगा आपका दोस्तों 21 मार्च। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्या बोला कि धात्विक खनिज पाई जाती है। जो धात्विक खनिज होता है वो किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में आपका धात्विक खनिज पाई जाती है। तो 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या बोला कि चाय कॉफी रबड़ किस प्रकार की कृषि फसलें हैं। जो आपका चाय है, कॉफी है, रबड़ है, ये किस प्रकार के कॉफी फसलें, कृषि फसलें। तो दोस्तों ये रोपण प्रकार की कृषि फसलें है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्या बोला कि किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो दोस्तों आपका पटसन को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्या बोला कि किस रेशेदार फसल को सफेद सोना कहा जाता है। तो दोस्तों आपका जो कपास है, ठीक है, कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए कपास क्या कहा था आपका सफेद सोना। लेकिन दोस्तों अगर धातु की बात करें, तो धातु में दोस्तों लिथियम को आपको सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है, तो 53 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फसल के माध्यम से, लेकिन अगर बोलेगा धातु के माध्यम से या फिर तत्वों के माध्यम से तो लिथियम। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है कि कृषि क्रिया कैसी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया है, द्वितीय क्रिया है या तृतीय क्रिया है। तो दोस्तों कृषि क्रिया आपका प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्या बोला कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है।
दोस्तों क्वेश्चन में क्या पढ़ा है कि 55 कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो दोस्तों चीन। चीन क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो सबसे ज्यादा चावल को क्या करता है? उत्पादन। इसके अलावा गेहूं का भी उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना में ही होता है। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्या बोला कि तांबा किस तरह का खनिज है? जो आपका तांबा है वो किस तरह का खनिज है? तो दोस्तों ये धात्विक खनिज है। कौन सा खनिज दोस्तों? धात्विक। धात्विक वैसे होता है दोस्तों जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब बताए आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्या बोला कि रेगुर मृदा किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपका जो रेगुर मृदा है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका 57 का ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। अब बताए आपका अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58, जो कि आपका नागरिक शास्त्र से रिलेटेड है। क्या बोला कि शिक्षा की सूची का विषय समवर्ती सूची, संघीय सूची या राज्य सूची? तो दोस्तों शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती है, इसलिए ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची ऐसा सूची दोस्तों कि जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें कानून बना सकती है, ठीक है। तो 58 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सही, समवर्ती सूची। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्या बोला कि शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार कानून है ये आपका 2010 से लागू हो गया था, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्या बोला कि कितने सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति आपका लोकसभा में टोटल 2 सदस्यों को, आपका टोटल दोस्तों लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, सॉरी 545, जिसमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? आपका मनोनीत करता है, और जिसमें से 543 सदस्य आपका निर्वाचित होता है, जो प्रत्येक राज्यों के लोकसभा सीटों से चुन के आते हैं। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्या बोला कि संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो दोस्तों कौन सी क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 25, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है, मतलब वो अपने हिसाब से अपना धर्म क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्या बोला कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों 84 सीटें आपका अनुसूचित जाति के लिए, और वही अनुसूचित जनजाति की बात करें एसटी के लिए, तो वो दोस्तों लगभग 47 सीटें आरक्षित है। अब आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्या बोला कि देश में पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों सन 1952 में लोकसभा का पहली बार भारत में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्या बोला कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है? तो दोस्तों भारत में संसदीय शासन प्रणाली। कैसे दोस्तों? संसद के माध्यम से क्या होता है? भारत की व्यवस्था को चलाया जाता है। तो संसदीय शासन प्रणाली भारत में अपनाया गया, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। किससे दोस्तों? ब्रिटेन, जिसने हम पर क्या किया था? राज किया था। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है कि अस्पृश्यता का क्या अर्थ है? सामान्य है, बंधुआ मजदूरी है, मानव तस्करी, या जो छूने योग्य ना है? तो दोस्तों अस्पृश्यता का अर्थ है जो छूने योग्य ना हो, ठीक है। और ये आर्टिकल आपका 17 में है, अस्पृश्यता का अंत। अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्या बोला कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में आपका अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी 245 इनकी संख्या है। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्या बोला कि बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों बाल श्रम जो अधिनियम है ये कब बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था आपका 1986 में। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। क्या बोल रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? तो दोस्तों 2 दिसंबर 1984 को, 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। अब आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्या बोला कि संसद के दोनों सदनों में स्वीकृत होने के पश्चात कोई नया बिल भेजा जाता है किसके बाद? कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि कोई बिल आया तो लोकसभा से पास हो गया, फिर कहा जाएगा आपका राज्यसभा में। तो दोस्तों वही बोला कि दोनों सदनों से पास होने के पास किसके पास जाता है बिल? तो वो जाता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब वो बिल से क्या बन जाता है? आपका एक्ट बन जाता है, मतलब कि वो कानून बन जाता है। तो अब आता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्या बोला कि स्वच्छ भारत अभियान भारत में कब आया? तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान जो भारत में आया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया था, और वो 2 अक्टूबर 2014, मतलब कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर भारत में स्वच्छ भारत अभियान लागू किया गया था। तो दोस्तों ये था आपका 70
जीएस का, तो दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपका 70 जीएस में से कितना आपका जीएस सही हुआ था इस एनएमएस के जो टेस्ट अभी हम लोग लिए थे। ठीक है, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों कि आपका 70 में से कितना सही हुआ। और जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दिए वो इस पेपर को देख के सोल्व कर सकते हैं और जीएस को याद कर सकते हैं।